बंगाल बड़ा मुश्किल है यहाँ व्यवसाय करना। परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है एक महिला की सुरक्षा के लिए। उस सरकार को माटी के अंदर घुस जाना चाहिए। ममता बोल रही है कि रात में नहीं निकले, 7 बजे के बाद नहीं। लोगों को कोई सुविधा नहीं है। बहुत सारे व्यापारी परेशान होकर दूसरे स्टेट में शिफ्ट कर रहे हैं। हम लोगों को डिजिटल भिखारी बना दिया, भाता देकर। यहाँ पर दादागिरी बहुत ज्यादा। इंशाल्लाह जय बांग्ला। बंगाल एक ऐसी भूमि जो केवल नक्शे पर एक राज्य नहीं है बल्कि अपने आप में पूरी एक सभ्यता है, जो एक बहुत लंबे समय से ज्ञान, आध्यात्म, धर्म और विविध कलाओं की केंद्र बिंदु रही। जिस मिट्टी ने भारत को उसके सबसे बड़े विचारक दिए, वीर क्रांतिकारी दिए, उत्कृष्ट कवि और दार्शनिक दिए और एक से एक महान संत दिए। जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के उस मंच पे खड़े होके बोला, Sisters and brothers of America. पूरी दुनिया ने उनकी आवाज में बंगाल की आत्मा को महसूस किया था। जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा तो वो केवल एक गीत नहीं था, वो एक पूरी पीढ़ी की भावना थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने जब गीतांजलि लिखी और उसे नोबेल पुरस्कार मिला तो यह केवल एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं थी, यह उस पूरी संस्कृति की जीत थी जो सदियों से ज्ञान और कला को सर्वोच्च मानती आई थी। बंगाल वो भूमि है जहां से भारत का नव जागरण शुरू हुआ, जिसे हम बंगाल रेनेसांस कहते हैं। और ये कोई संयोग नहीं था, ये उस समाज की उर्वरता थी जो हर दौर में कुछ नया सोचती थी, कुछ नया रचती थी। लेकिन आज जब हम बंगाल की बात करते हैं तो पूरा परिदृश्य ही बदल गया लगता है। आज बंगाल की खबरें आती हैं तो उनमें अक्सर अराजकता, हिंसा, तनाव से भरी चीजें होती हैं। 1500 लोगों की भीड़ ने 7 न्यायिक अधिकारियों को 13 घंटे तक बंधक बनाए रखा। बंगाल हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है। उसका सर तोड़ दिया गया है, बहुत कुछ नुकसान किया है। दुकानों की जगह को लेकर सबसे पहले झगड़ा हुआ, फिर देखते ही देखते झगड़ा हिंसा में बदल गया। कई जिलों में बमबाजी और फायरिंग की खबर आ रही है। ऐसी घटनाओं के विषय में हम जब सुनते हैं तो मन में ये प्रश्न उठता है कि अचानक ये सब कैसे होने लगा। लेकिन सच ये है कि कुछ भी कभी अचानक नहीं होता। हर बड़ी घटना के पीछे एक लंबा इतिहास होता है। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आज क्या हम उस इतिहास को समझ पाए हैं? क्या हम उन संकेतों को समझ पा रहे हैं जो हमें चेतावनी दे रहे हैं? क्योंकि अगर आज हम नहीं समझेंगे तो वही गलतियां फिर दोहराई जाएंगी। और शायद इसीलिए आज सबसे आवश्यक है हमारा अखंड सावधान रहना। साल 1946 भारत स्वतंत्रता के द्वार पर खड़ा था। हर तरफ एक उल्लास था, उत्साह था और एक उम्मीद थी एक नए प्रभात की। लेकिन उसी साल 16 अगस्त को एक ऐसी भयंकर घटना हुई जो इतिहास में काला धब्बा बन गई, जिसका नाम था डायरेक्ट एक्शन डे। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को लेकर एक आह्वान किया और वो बंगाल के हिंदुओं के लिए नरसंहार बन गया। कलकत्ता की सड़कें उस दिन खून से रंग गईं। 3 दिन तक हिंसा चलती रही। अनुमान यह है कि 4 से 5 हजार हिंदू मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। ये कोई दंगा नहीं था, ये एक सुनियोजित नरसंहार था जिसने पूरे शहर को और बंगाल को झकझोर दिया। लेकिन ये आग यहीं पे नहीं रुकी। कुछ ही महीनों के बाद नोआखली में जो हुआ वो और भी भयावह था। आज का नोआखली बांग्लादेश में है, लेकिन तब वो अनडिवाइडेड बंगाल का हिस्सा था। वहाँ हिंदू परिवारों को उनके घरों से खदेड़ा गया। महिलाओं के साथ अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी गई। जबरन धर्म परिवर्तन कराए गए। गांधी जी खुद वहाँ गए, पैदल चले, शायद उस दर्द को महसूस करने की कोशिश की, लेकिन जो हो चुका था उसका घाव बहुत गहरा था। ये सब आजादी के पहले हुआ, तो क्या आजादी के बाद सब ठीक हो गया? बिल्कुल नहीं। 1964 में फिर दंगे हुए, फिर वही डर, वही हिंसा, आगजनी, वही उजड़े हुए घर। हर बार ये सोचकर चैन लिया जाता है कि अब शायद ये आखिरी बार है, लेकिन हर बार इतिहास ने इसे झुटलाया है। 1967 में एक और अध्याय खुला, नक्सलबाड़ी। पश्चिम बंगाल के एक छोटे से इलाके में एक आंदोलन उठा जिसने देखते ही देखते पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लिया। किसानों और मजदूरों के अधिकारों की बात से शुरू हुआ ये आंदोलन जल्द ही हिंसा की राह पर चल पड़ा। जमींदारों पर हमले हुए, पुलिस से मुठभेड़ें हुई और ग्रामीण इलाकों में एक अजीब सी अराजकता फैल गई। नक्सलवाद का प्रभाव केवल राजनीतिक नहीं था, उसने बंगाल के सामाजिक ताने बाने को
गहराई तक हिला दिया। हिंसा जो पहले सांप्रदायिक रूप में आती थी अब वर्ग संघर्ष के नाम पर भी आने लगी और धीरे धीरे एक पूरी पीढ़ी के मन में ये बैठने लगा कि शायद हिंसा ही एकमात्र भाषा है जो सुनी जाती है। ये मानसिकता किसी भी समाज के लिए बहुत खतरनाक होती है। 1977 में पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार आई। वाम मोर्चा की ये सरकार अगले 34 साल तक सत्ता में रही। 34 साल, ये संख्या छोटी नहीं है। इतने समय में पूरी एक पीढ़ी बड़ी हो जाती है। इस दौर में कुछ अच्छे काम तो हुए, भूमि सुधार हुआ, भूमिहीन किसानों को कुछ कागजात मिले जमीन के, कुछ पंचायती व्यवस्था हुई, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी हुआ जो उतना चर्चित नहीं था। बंगाल का उद्योग धीरे धीरे मरने लगा। कभी यही बंगाल था जो देश का औद्योगिक हृदय था। कोलकाता का बंदरगाह, जूट के कारखाने, ये सब बंगाल का गौरव थे। लेकिन वामपंथियों के शासन में औद्योगिक माहौल बिगड़ता गया। लंबी हड़तालें, जुलूस, धरने, बंद का आह्वान और निवेशकों के लिए प्रतिकूल माहौल, ये सब मिलकर बंगाल को आर्थिक रूप से कमजोर करते गए। कारखाने बंद होने लगे, लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाने लगे और एक ऐसा राज्य जो कभी देश को दिशा देता था वो खुद दिशाहीन होने लगा। ये केवल आर्थिक संकट नहीं था, ये एक सोच, एक विचारधारा का संकट था। 2011 में सत्ता का बदलाव हुआ। ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने 34 साल पुरानी वामपंथी सत्ता को उखाड़ फेंका। ये बदलाव केवल राजनीतिक नहीं था, लोगों ने इसे एक नई उम्मीद की तरह देखा और शुरुआत में कुछ उम्मीदें पूरी भी हुई, लेकिन समय के साथ साथ शिकायतें भी बढ़ती गईं। कई लोगों ने ये महसूस करना शुरू किया कि सरकार की नीतियां एक खास तबके को केंद्र में रखकर बनाई जा रही है। दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा की अनुमति को लेकर जो विवाद उठे वह केवल प्रशासनिक मामले नहीं थे, उसने समाज में गहरी बेचैनी पैदा कर दी। सोचिए, शक्ति की पीठ, शक्ति का केंद्र, शक्ति की पूजा जहाँ होती है वहां पे दुर्गा पूजा के लिए अनुमति नहीं दी जा रही थी। सीमावर्ती जिलों में घुसपैठ की खबरें आती रहीं। मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना जैसे जिलों में डेमोग्राफिक चेंज होने लगे। कुछ लोगों ने इन्हें अति रंजित कहा, कुछ ने सच माना। और जब बड़ी संख्या में लोग ये महसूस करने लगते हैं कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है तो जो असंतोष पैदा होता है वह बहुत देर तक दबा नहीं रहता। 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद जो हिंसा हुई उसने पूरे देश को चौंका दिया। कई जिलों में घटनाएं सामने आई जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को निशाना बनाया गया, घर जलाए गए, लोग विस्थापित हुए, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, दुराचार की खबरें आई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसे गंभीरता से लिया, न्यायालय ने हस्तक्षेप किया, सीबीआई की जांच के आदेश दिए गए। लेकिन इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा सवाल रह गया, ये हिंसा हुई क्यों? क्या ये केवल राजनीतिक प्रतिशोध था या इसके पीछे कुछ और भी था? या ये उसी पुरानी मानसिकता की झलक थी जो दशकों से बंगाल की राजनीति में रच बस गई थी? ये विश्वास कि सत्ता ही सब कुछ है और सत्ता में रहने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का एक और पक्ष भी है। बंगाल का समाज बदल रहा है। जो लोग कभी चुप रहते थे अब बोल रहे हैं। बंगाल की स्थिति बहुत खराब चल रही है इस समय। हम लोग चाहते हैं कि इसमें परिवर्तन होने से कुछ रोजगार बढ़े, इंडस्ट्री लगे। जो इंडस्ट्री यहाँ व्यापारी लोग नहीं लगा पा रहे, कारण एक नंबर है कि यहाँ पर दादागिरी बहुत ज़्यादा है। यहाँ हर जगह हर इंसान अब कटमनी के अलावा कुछ नहीं है। जो नई पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से कटती जा रही थी वो फिर से उन्हें ढूंढ रही है। दुर्गा पूजा जो हमेशा से बंगाल की आत्मा रही है अब केवल एक उत्सव नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतिरोध का प्रतीक भी बन रही है। राजनीतिक रूप से भी बदलाव दिख रहा है। एक छत्र राज्य की जगह अब वैकल्पिक आवाजें उठ रही हैं। लोग सवाल कर रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं। इज्जत के दाम अगर 10 लाख या 20,000 हो तो उस सरकार को माटी के अंदर घुस जाना चाहिए। इतना पैसा खर्चा करके भी हम लोग को कोई सुविधा नहीं है। ममता बोल रही है कि महिला को बोल दो रात में नहीं निकले, 7 बजे के बाद नहीं। क्यों नहीं निकलेंगे? अगर किसी का ड्यूटी है 10 बजे रात में छुट्टी होता तो कैसे आएगी? ये सब मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं, एक ऐसी तस्वीर जो अभी पूरी नहीं हुई है, जिसके रंगों को अभी भरना रह गया है। तो आखिरकार बंगाल की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि कोई भी समाज अपने इतिहास से बड़ा नहीं होता। जो बीज सदियों पहले बोए जाते हैं उनके फल ना चाहते हुए भी सामने आते हैं। 1946 की वो हिंसा हो या 1967 का नक्सलवाद, 34 साल की वो वामपंथी सत्ता हो या उसके बाद का बदलाव, ये सब एक ही धागे से बंधे हुए हैं। और इस धागे को समझने के लिए आवश्यक है कि हम इतिहास को केवल परीक्षा का विषय न माने
माने, उसे जीवन का दर्पण माने। अखंड सावधान का अर्थ यही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर समय हम भयभीत रहें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर घटना को संदेह की दृष्टि से देखें। इसका मतलब ये है कि हम जागरूक रहें, हम अपने आसपास की घटनाओं को समझने की कोशिश करें, हम उसे एक ऐतिहासिक संदर्भ में देखें। क्योंकि जब हम केवल आज की घटना देखते हैं तो वो अचानक और अकारण लगती है, लेकिन जब हम उसे उसके इतिहास के साथ देखते हैं तो वह एक पैटर्न का हिस्सा नजर आती है। और पैटर्न को पहचान लेना ही सावधानी की पहली सीढ़ी है। बंगाल की ये कहानी केवल बंगाल की नहीं है, ये हर उस समाज की कहानी है जो अपने इतिहास को भुला देता है, जो सोचता है कि जो बीत गया सो बीत गया, उसका क्या मायने, जो मानता है कि वर्तमान का तनाव अपने आप में सुलझ जाएगा। इतिहास ऐसे समाजों को माफ नहीं करता। इसीलिए आज की आवश्यकता ये है कि हम समझें, हम पढ़ें, हम बात करें, और सबसे आवश्यक ये है कि हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को जानें, उसे सहेजें, संरक्षित करें आने वाली पीढ़ियों के लिए, और उन तक उसे सही रूप में पहुंचाएं। क्योंकि अंत में ये लड़ाई न राजनीतिक पार्टियों की है, न सरकारों की, ये सामान्य हिंदू की लड़ाई है जो अपने भविष्य को खुद तय करना चाहता है। और वह भविष्य तभी सुरक्षित है जब हम आज सतर्क रहें, आज जागरूक रहें, आज अपनी आंखें खुली रखें। क्योंकि बंगाल के ये इलेक्शन शायद हिंदुओं के लिए आखिरी मौका है। इसीलिए समय रहते ही हमें रहना होगा अखंड सावधान।